नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। बात करेंगे एक बार फिर से चुनावों की। जी हां, अभी तक हम बात करते आ रहे थे पश्चिम बंगाल में जो घमासान मचा हुआ था, लेकिन आज हम बात करेंगे असम के चुनावों की। असम में जहां पर 2 चरणों का मतदान हो चुका है और अब एक अहम खबर जो आ रही है उसके अनुसार बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है, जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते आए हैं कि वो लोग ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कहीं ये उसी बात की और इंगित तो नहीं कर रही है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसपी त्रिपाठी जी इस वक्त मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, क्या समझा जाए मशीन का गाड़ी में पाए जाना? जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो उधर से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन होने के बाद और चुनाव होने के बाद जो पार्टी थी, इलेक्शन पार्टी थी, वो जा रही थी, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और जब गाड़ी ख़राब हो गई तो एक दूसरी गाड़ी आई और उसमें उन्होंने हाथ दिया और उसके बाद वो जो है उसमें बैठ के फिर गए वहाँ तक, दूसरे जहाँ तक उनको जाना था। अब वो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट की थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस पर नोटिस लिया है और उस पर जो अधिकारी थे चारों लोग, उस पर चारों को सस्पेंड कर दिया है। तो ये तो सब चीज़ें हैं, लेकिन इस पर राजनीति तो होगी ही, क्योंकि विपक्ष वालों को एक मौका तो मिल ही गया। सर टेक्निकल, लेकिन आपसे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो आयोग का जितना भी काम होता है वो एक प्रोटोकॉल के अंडर होता है और सर हर चीज़ का बैकअप होता है। और ऐसे में सर अगर इस तरह की खबर आती है तो सर दाल में काला नहीं है, ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। मुझे भी समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए उनकी गाड़ी खराब हो गई, तो आजकल तो जमाना ऐसा नहीं है ना, आप मोबाइल करते फिर उसमें बैकअप होता, डीएम एसपी सारे लोग लाइन पर रहते हैं, सारे अधिकारी लाइन पर होते हैं, इलेक्शन के सारे वो लोग रहते हैं, तो क्यों दूसरे अनजान गाड़ी पर क्यों बैठे वो लोग, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, अभी नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जो सफाई दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो यही कहा गया है कि चूंकि खराब हो गई थी और जो गाड़ी आई उस पर उन्होंने वो बैठ करके फिर वहाँ चले गए। साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। अब आई वहाँ, अब देखिए जैसे होता है जिस समय जहाँ इलेक्शन होता है ना, वहाँ पे वो और गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, मतलब और जी प्रोटोकॉल होता है, जी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। आप वो रास्ते बंद रहते हैं, दूसरी गाड़ियां नहीं आ सकती हैं, तो नेचुरली जो है कोई मतलब पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं उनकी जो गाड़ियां होती हैं वही चलती हैं, जैसे हम आप देखा है इलेक्शन के दौरान जो है, तो उसी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि अब मौका मिल गया है विपक्ष को। प्रियंका गांधी ने उस पर कहा है, राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी की साजिश सामने आ गई है, तो कहने का मौका तो मिल गया है। और अब ये देखिए, जहाँ तक इस तरह की ईवीएम की बात होती है तो पहले से ही कहा गया कि विपक्षियों ने पहले से कहा इलेक्शन कमीशन से कि भाई आप जो है बैलेट पेपर पर आइए। बिल्कुल है ना। तो सर एक बात बताएं, अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। सर मैं अपनी खुद की बात बताऊं, मैंने भी एक बार बैलेट पेपर पर जो है वोटिंग अपना वोट दिया है। हम लोगों ने कई बार दिया सर आपने दिया, लेकिन मुझे ये मौका एक बार मिल पाया। सर क्या बुराई है अगर हम बैलेट पेपर का इस्तेमाल करें? हालांकि उस समय भी ये आरोप लगते रहे थे कि बैलेट पेपर में उसके बाद ठप्पे जो है लगाने के लिए खुद पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और इस तरह की बातें होती हैं। सर वो एक चलिए दूसरी बात है, लेकिन क्यों बैलेट पेपर में? नहीं, अब आप देखिए ना, अब जैसे आप अमेरिका की बात की, अमेरिका का भी जैसे इलेक्शन हुआ है, वहाँ तो आप ईमेल पर अपना वोट डाल सकती हैं, आप जो है अपना सिग्नेचर, हर आदमी का अटेस्ट होता है, सिग्नेचर सारी चीज़ें होती हैं, और लोग बहुत अपने दूर से लोग जाके देखते हैं, बैलेट पेपर का भी होता है, समझिए आप मेल से जब आप डाल सकते हैं वोट, तो इस तरह से हमको भी कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अब ये इलेक्शन कमीशन बीच बीच में करता रहता है, इस तरह की पार्टियों को मीटिंग करते रहते हैं, और इसमें बहुत ये पहले से आपको याद होगा जब से ईवीएम शुरू हुई तभी से जो है इस पे विवाद पैदा हुआ कि ईवीएम में जो है। बिल्कुल। अच्छा, और इधर 2004 के बाद तो बहुत सारे विवाद आए। मैंने देखा कि ईवीएम में जो है एक चीफ सेक्रेटरी रहे हैं यहाँ के दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने जो है जा करके वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में और आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट रहे हैं, उन्होंने बताया कि ईवीएम में ये जो है पूरी तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सर खबरें हमने भी पढ़ी सर, एक रिसर्च मैंने भी पढ़ी थी जिसमें बताया जाता है कि बहुत मुमकिन है कि एक पर्टिकुलर डेटा पूरी तरह से इरेज करके एक दूसरा डेटा उसमें फीड अप कर दिया जाए तो वोटिंग जाहिर सी बात है उसी के पक्ष में आएगी। अभी आप देखिए कि इस तरह की चीजें बहुत कई बार घटनाक्रम में हुआ, जैसे असम में हुआ अभी, उसी तरह से आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो वो जो है ग्वालियर के पास ईवीएम मशीन पाई गई, उसमें लोगों ने देखा तो पता चला बीजेपी का ही सारे कैंडिडेट के बीजेपी का वोट आ रहा है।
तो इससे इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं उससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ है कि ईवीएम मैनेज हो सकती है। लेकिन अब उसमें तो हम नहीं जाएंगे कि मैनेज हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों के पास उस तरह का टेक्निकल चीज़ें बैकअप नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि कम से कम जनता को, ये देश की जनता को ये बताए कि जो चुनाव हो रहा है फेयर हो रहा है, और उस पर ये सबकी जिम्मेदारी है। वोटर मतदाता जानना चाहता है कि जो हमने वोट दिया है वो सही जगह गया है या नहीं गया है। तो ये तो सरकार को उसको समझना चाहिए। इस पर इलेक्शन कमीशन को भी आगे की रणनीति ऐसी बननी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जांच का, बहुत बड़ी जांच का ये विषय है। लेकिन सर, एक बात सत्तारूढ़ पार्टियां भी करती आती हैं कि हम पर आप लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन कल अगर आपके फेवर में होता निर्णय तो आप कहते जी ईवीएम खराब नहीं, और ऐसा हुआ है। सर, ऐसा हुआ है। अब आप देखिए ना, आप ये देखिए कि जैसे 2019 में चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई, तभी ईवीएम का हुआ। 2014 में हुआ, ईवीएम मैनेज हुआ। और जहाँ जहाँ ये लोग जीते, आपको याद होगा 2019 के पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, तो ये अब कांग्रेस वहाँ जीत गई। वहाँ नहीं कहा गया सर, ये चीज दिल्ली में भी देखी गई, जहाँ केजरीवाल हर मुद्दे को तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ईवीएम का मुद्दा जब लोकसभा के चुनाव थे तब उन्होंने खूब उठाया, लेकिन जब अपने पे बात आती थी, जहाँ खुद नजर आते थे जीतते हुए, वहाँ ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं। 70 सीटों में से 67 सीटें उनके पास थी। तो उस समय तो हर आदमी सोच सकता है यार 67 सीटें कैसे मिल सकती हैं। तो एक तरह की, अच्छा वो आईआईटी प्रोडक्ट हैं और एक टेक्निकल आदमी हैं, उनको कहने में तो 10 बार सोचना चाहिए कि क्या सचमुच वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये विवाद का विषय है, लेकिन अगर ये चीज़ आई है, असम में घटना हुई है, तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जांच का ये विषय है। सर चलिए, अब हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी आ जाते हैं। अगर असम की बयार की बात करें तो सर इस बार किस तरफ बह रही है बयार? देखिए, अभी 2 चरणों का चुनाव हो गया है, अब 6 तारीख को एक चरण और है, 3 चरणों में चुनाव होना है। तो आपको इस हिसाब से जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, और हम इसके चुनाव के पहले मैं कम से कम गया था, असम में गया था, 2-3 जगह देखा था। तो हमने ये देखा कि बीजेपी की पिछले 5 सालों में जो है वो गांव में पकड़ बनाई है, उसने सड़कें बनी हैं। और आपको बताएं कि इस समय जो कोरोना में हुआ है, जो कोरोना की तरफ से हैंडल इन्होंने किया है, अब उन्होंने एक अरुणोदय योजना चलाई है जिसमें 860 रुपये हर एक महिला परिवार में, हर परिवार में, पूरे आप 126 विधानसभा सीटें हैं, मतलब पूरे प्रदेश में अरुणोदय योजना के तहत हर परिवार के एक महिला सदस्य के खाते में 850 रुपये जाता है। तो उससे बहुत बड़ी राहत मिली है लोगों को। तो ये उसके पक्ष में जा सकता है, बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जो सड़कें बनी हैं, हजारिका पुल बना हुआ है जो बहुत सारे लोगों को जोड़ता है, बहुत सारे एरिया को जोड़ता है। तो लोगों ने ये देखा कि यहाँ विकास का क्रम जो हुआ है। और उसके बाद पिछले 5 साल के पहले 10-15 साल तक जो है कांग्रेस की सरकार रही है, अभी उसको लोग उसको भूल नहीं पा रहे हैं। वो मिसमैनेज हुआ, पिछले 15 साल में बेरोजगारी बढ़ी। तो जो कांग्रेस मुद्दा बनाई हुई है बेरोजगारी को, और उसको लेकर के सारी चीज़ें हैं, तो वो अभी जो वहाँ का मतदाता है वो अभी उस पर जो है बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है इनके लोगों को, अपोजिशन। तो मतलब माना जाए कि बीजेपी का पलड़ा वहाँ पर भी भारी जी। और सर एक और अहम बात, अगर हम दूसरे चरण के मतदान की बात करें, हम बहुत ज़ोर शोर से कह रहे थे कि 80% मतदान जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। सर असम पर भी आए तो 77% मतदान दूसरे चरण में पाया गया है। तो सर यानी कि लोग खुद चाहते हैं कि हम अपनी सरकार चुनें और जो डिसीजन है वो हमारा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आपको देखिए कि जैसे अब वहाँ का जो मुद्दा है, अब आपको मैं बताऊं कि वहाँ सबसे बड़े मुद्दा है वो वहाँ पे चाय बगाने हैं, समझे। और उस चाय बगानों में 900 चाय बगाने हैं जिसमें कम से कम 30 लाख के आसपास लोग वहाँ के लोग हैं, उस पर प्रभावित हैं और वो काम भी जुड़े हुए हैं। अब ये वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये कांग्रेस गठबंधन का भी और बीजेपी ने 330 रुपये कर दिया है उनकी दैनिक मजदूरी। अब दैनिक मजदूरी को लेकर के वहाँ एक मुद्दा बना। अब वो उन्होंने कहा कि 330, अब ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम उसको 400 कर देंगे, 350 कर देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस ने अपना कहा है कि हम जैसे सरकार ने अरुणोदय योजना चलाई, बीजेपी ने 850 दे रही है, कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे सत्ता में तो 2000 देंगे। तो इस तरह के मुद्दे को जनता को वहाँ की लुभाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दा है, जैसे जो गरीब है वहाँ और जो सरकारी सुविधाएँ हैं,
और जिस तरह से जैसे घर की योजना है, तो वो चीज़ें अभी भी काम नहीं हुआ है और उस पर काम होने की ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम वहाँ चाय की बागानों में गए, हमने ये देखा वहाँ कि चाय की बागान में जो श्रमिक रहते हैं वो काफ़ी अरसे से वहाँ रहते हैं और उनकी बुनियादी की ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हैं। उनको रोज़गार तो मिल जाता है, लेकिन ये है कि उनके यहाँ न सड़कें हैं उस एरिया में, न जो है उनके पास प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का नहीं बहुत ज़्यादा, तो वो बेचारे मजदूर के मजदूर ही बने रहते, पीढ़ियों से ऐसे बने आ रहे हैं। तो जो अभी जो मुद्दा है, इस बार सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो चाय बागान को लेकर के है और ये कि रोज़गार देने की बात हो रही है। उसमें जो दोनों गठबंधन, असम वाले के साथ, असम बीजेपी का जो गठबंधन है, 3 इनके साथ हैं और बाकी लोग हैं उनके साथ, कम्युनिस्ट पार्टी है, जो तीनों पार्टियां हैं। तो वो अब ये है कि अब राहुल गांधी, जैसे आप देखिए प्रियंका जी का जो है अभी रद्द हो गई रैलियां, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है क्वारंटाइन पॉजिटिव हो गए, तो कोरोना पॉजिटिव होने से उनको भी सारी रैलियां रद्द करनी पड़ी। तो जो प्रचार है कांग्रेस का, वो जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी हालांकि जा रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं बना पा रहे हैं। सर, बट राहुल गांधी का प्रभाव कितना है जनता पर वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं एक महिला की, सर आपने अभी प्रियंका गांधी की भी बात करी कि प्रचार जिस तरह से होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। बहरहाल सर, प्रचार से हटकर अगर हम महिलाओं पर आए तो महिला जिस तरह की एक मैनेजर होती है, जो मैनेजमेंट महिला जानती है, वो अपने आप में मिसाल होता है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान में करीब 39 सीटों में से 26 सीटों पर महिला खड़ी हैं। उस लिहाज से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये पार्टियों ने जो है इस पे किया है कि महिलाओं का सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के शासन में महिला सशक्तिकरण पर ज़्यादा काम हो रहा है बनस्पत। हालांकि कांग्रेस ने भी काम किया था, लेकिन महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया। और दूसरी बात ये बताया कि पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का जो एमपीज़ की स्टैंडिंग कमेटी है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा के एमपी होते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी उसमें बना हुआ है। तो हर जगह जा करके वो देखा जाता है कि महिलाएं काम कर रही हैं कि नहीं, वो संगठनों में पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे काम कर रही हैं या जितनी भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सही काम कर रही हैं, उनकी समस्याएं क्या है। तो उसी तरह से अब आप देखिए, यहाँ पे जो है महिलाओं को सीटें दी गई, बीजेपी की तरफ से भी दी गई और कांग्रेस की तरफ से भी दी गई। तो अब ये जो डिमांड पहले से आ रही है कि जो आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभाओं में होना चाहिए महिला का 33%, वो डिमांड अब जो है पार्लियामेंट भी पास होना चाहिए, ये 50-50। तो ये मुझे लगता है कि जो असम का ये इस तरह की शुरुआत शुरू की है राजनीतिक दलों ने, अब वो आगे कदम उसकी तरफ बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि पूरे देश में जो पेंडिंग है, जो विधेयक नजीर पेश किया। जी जी बिल्कुल। तो अब देखना होगा, बहुत जल्द साफ हो जाएगा जब तीसरे चरण का मतदान 6 तारीख को वोटिंग होगी। उसके बाद लगभग तस्वीर पुख्ता तौर पर तो साफ नहीं हो पाएगी, लेकिन रिजल्ट होने के बाद ये मालूम चल जाएगा। हम बयार की बात कर रहे थे कि ऊंट किस करवट जाकर बैठता है। अभी फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए APNN।